विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने राजनीति शास्त्र के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं का अध्ययन किया। आज हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ और इसकी क्या विशेषताएं रही हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जिस नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ वह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। आधुनिक राजनीति शास्त्र यह मानता है कि अब राजनीति शास्त्र का जो प्रारंभ और अंत राज्य में नहीं होता, यानी इसका क्षेत्र जो है राज्य से भी अधिक व्यापक हो गया है। वह राज्य की सीमा को न तो स्वीकार करता है और न ही राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन वर्णनात्मक, संस्थात्मक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक पद्धतियों के माध्यम से करना चाहता है। उसके अनुसार आधुनिक राजनीतिक शास्त्र के दृष्टिकोण के अनुसार इसके जो अब प्रतिपाद्य के जो अध्ययन के विषय हैं वे है राजनीतिक मनुष्य, उसका व्यवहार, समूह, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत, विचारधारा, मूल्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि, है ना। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को एक ऐसा व्यापक रूप प्रदान करने की चेष्टा की गई है जिसमें राज्य को ही नहीं वरन समाज को भी सम्मिलित किया जा सके। यह एक ऐसा समाजपरक दृष्टिकोण है जिसकी यह मान्यता है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भों में ही उचित समझा जा सकता है और राजनीतिक अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण जो है वो उसका जो विस्तार से जो अध्ययन है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, पर क्योंकि इस पर एक अलग से ही आपके जो यूनिट में टॉपिक पे है, पर अभी हम इतना समझ लेते हैं कि अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण यह मानता है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य समाज विज्ञानों जैसे इतिहास है, समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, अर्थशास्त्र है, इसके संदर्भ में किया जाना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन एक समग्र इकाई है और यदि हम मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके समग्र पहलुओं का अध्ययन करना आवश्यक है। तो हम बात कर रहे थे राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की। राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसकी जो मूलभूत विशेषताएं जो उभर कर आती हैं वो इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है अध्ययन मुक्तता, यानी राजवैज्ञानिक अब परंपरागत सीमाएं छोड़कर अध्ययन करते हैं। राजनीतिक तथ्य और घटनाएं जहां उपलब्ध हो, जैसे उपलब्ध हो, चाहे वो समाजशास्त्र में हो, अर्थशास्त्र में हो, धर्मशास्त्र में हो, विश्व से कोई भी विश्व के किसी भी राष्ट्र से संबंधित हो, वे सब अब अध्ययन के विषय बन गए हैं जो कि मानव के व्यवहार पर प्रभाव डालती हैं। राजनीतिक सिद्धांतवादी की यह भावना रहती है कि वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए और उन्हीं को वास्तविकता को प्रकट करने वाली अवधारणाओं को ही आधार अपने अध्ययन का बनाया जाना चाहिए। दूसरी है वैज्ञानिकता। आधुनिक राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। वे राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उनकी जांच करते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञानों तथा अन्य समाजशास्त्रों से अध्ययन की नई नई तकनीकों को लेकर राजनीति विज्ञान में उसका प्रयोग करना चाहते हैं। तीसरी है मूल्य विहीनता। मूल्य विहीनता यानी मूल्य निरपेक्षता भी हम कह सकते हैं कि जब भी कोई अध्ययन किया जाए तो उसमें हमारे मूल्य का समावेश नहीं होना चाहिए। उनका राजनीति शास्त्रियों का यह मानना है कि मानवीय मूल्य जैसे नैतिकता है, स्वतंत्रता है, भ्रातृत्व है, इनका अपने अध्ययन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन का आधार बनाया जाना चाहिए जो जिन्हें या तो देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है। चौथी जो विशेषता है वह है आदर्शवादी अध्ययनों की अपेक्षा व्यवहारवादी अध्ययन पर बल, यानी राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत अध्ययन जो है वो ऐतिहासिक, विधिक और संस्थागत अध्ययन तक सीमित रहे और समस्त जो पुराने जो अध्ययन थे वो आदर्शात्मक उपदेशात्मक स्थिति के साथ जुड़े हुए थे, जबकि
आधुनिक दृष्टिकोण के जो मानने वाले हैं वो ये मानते हैं कि राजनीति का अध्ययन अधिक यथार्थ रूप में किया जाना चाहिए और ब्राइस के अनुसार ने अपनी पुस्तक अमेरिकन कॉमनवेल्थ की रचना में इसका उद्देश्य अमेरिकी संस्थाओं को और जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित किया है जैसा वे हैं। तो इस प्रकार वो यह चाहते हैं कि जिस रूप में राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका यथार्थवादी जो है अध्ययन किया जाए। समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत कहाँ और कैसे स्थित हैं, शासक वर्ग अपनी शक्तियों का प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं और सामान्य जन अथवा शासित वर्ग का राजनीतिक व्यवहार कैसा है, इन बातों का अध्ययन, यथार्थवादी बातों का अध्ययन करना चाहिए। और अब जो है उनका स्थान राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने की प्रक्रियाओं ने ले लिया है और राजनीतिक दल, दबाव गुट, संचार के साधन, मतदान व्यवहार आदि से भी जो है व्यापक अध्ययन किए जाने लगे हैं। पांचवा है अनुभवात्मक अथवा व्यवहारवाद पर बल, है ना। आधुनिक राजनीति विज्ञानवादी जो हैं वो अधिक यथार्थवादी हैं और वे परंपरागत राजनीति से दूर व्यवहारवादी अध्ययन कर बल देते हैं और व्यवहारवादी जो हैं वो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन कर और राजनीति में नई नई तकनीकों, प्रणालियों का उपयोग करना चाहते हैं। नई नई शब्दावलियों और संकल्पनाओं के प्रयोग के द्वारा वो राजनीति को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। पद्धति विज्ञान एवं मूल्य सापेक्षतावाद। प्राकृतिक विज्ञान से प्रेरणा लेकर राजनीति विज्ञान में अनेक शोध पद्धतियों को ग्रहण किया गया और अब अनेक पद्धतियों का अब विकास हो चुका है, अनेक अनुशासन की स्थापना हो चुकी है। इन नवीन पद्धतियों में वैज्ञानिक पद्धति को अधिक प्रमुखता से स्थान दिया गया है। उसी के साथ ही वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षतावाद भी जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि शोधकर्ता अपने अनुसंधान से स्वयं के मूल्यों को पृथक रखना चाहिए। उसके आचरण में बौद्धिक निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा पाई जानी चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग वह सिद्धांतात्मक समस्याओं के तात्विक विवेचन में भी करता है तथा अति तथ्यवादिता से भी बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। 7वां पॉइंट है शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। यानी जो भी राजनीतिक जो वैज्ञानिक साधारणीकरणों, व्याख्याओं एवं सिद्धांतों के निर्माण के स्थान पर अब जो है शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध पर बल देते हैं और आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करना है। इसी के आधार पर वे राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों के संबंधों को खोज करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। 8वां पॉइंट है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान अधिक बल देते हैं। अब राजनीति विज्ञान सरकार और अन्य राजनीतिक संस्थाओं के व्यवहार के अध्ययन पर समाज वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को लागू करना चाहता है और एक आधुनिक राजवैज्ञानिक जिसकी राजनीति विकास में रुचि है उसने यह जान लिया है कि इस विषय की सामाजिक परिस्थितियों का निरीक्षण किए बिना विवेचन नहीं किया जा सकता। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के शब्दों में अंतरशास्त्रीय उपागम अपनाने के कारण राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु में एक प्रकार की क्रांति आ गई है। जब व्यवस्था सिद्धांत और समाजशास्त्रीय संकलनात्मक संरचनाएं राजनीति विकास को समझने के लिए अपर्याप्त सिद्ध होने लगी, तभी विलियम मिचेल जैसे राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति शास्त्र को अच्छी तरह समझने के लिए आर्थिक सिद्धांतों से प्रेरणा ली। नीति संबंधी निर्णय जो गरीबी, जातीयता और नगरीय सरकारों की समस्याओं के साथ जूझने में उलझते गए और यह आवश्यक दिखाई देने लगा कि व्यवस्था के भीतर कुछ निश्चित ऐसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिनके संबंध में सामान्य सहमति थी, आर्थिक स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग किया गया। इस तरह से राजनीति शास्त्र में अर्थशास्त्र के मूल्यों को भी
जो है प्रवेश दिया गया। इसी प्रकार गणितीय और सांख्यिकी प्रारूपों पर भी जोर दिया जाने लगा। राजनीति शास्त्री आर्थिक प्रारूपों के विश्लेषण की दिशा में प्रवृत्त होने लगे, जबकि राजनीति विद्वान दर्शन शास्त्र से अपना संपर्क तोड़कर अनेक सामाजिक विज्ञानों के अधिक नजदीक आ गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तव में सामाजिक विज्ञान एक सामाजिक व्यवहार के विज्ञान की स्थापना संभव हो रही है। नवा है अनुशासन की स्वायत्तता एवं विकास के प्रति जागरूकता। राजवैज्ञानिक इस तथ्य से भली भांति अवगत थे कि उनके विषयगत संस्थाओं, प्रवृत्तियों आदियों का अध्ययन अन्य समाजशास्त्री निशंक होकर करते हैं और वे विषय को प्रायोगिक स्तर पर मात्र प्रदान करते हैं। इसी कारण ईस्टन, कैटलिन जैसे उच्च कोटि के राजवैज्ञानिकों ने अपनी समस्त शक्ति इस विषय को एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करने में लगा दी है। उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण, स्थायित्व, व्यापकता, विश्वसनीयता आदि पर परिचर्चा की और वे राजनीतिक तथ्यों और निष्कर्षों में एक संबद्धता एवं क्रमबद्धता लाना चाहते हैं। राजनीति विज्ञान का एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय। आधुनिक राजनीति विज्ञान अपने आप को समाज विज्ञानों की कड़ी के रूप में विकसित करना चाहता है ताकि विभिन्न विषयों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सके। राजवैज्ञानिकों में अरस्तु, न्यूटन, डार्विन आदि के रूप में कार्य करने की भावना पाई जाती है। इसके लिए वे अपने आप को विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करना चाहते हैं। वे अनुशासन में स्वायत्तता लाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत तथा व्यवस्था उपागम को ग्रहण किया है। व्यापक 11वां पॉइंट जो है वो है व्यापक समस्याओं के मूल्यांकन का समाधान, मूल्यांकन एवं समाधान। यानी व्यवहारवादी क्रांति के माध्यम से राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान बनकर पूरी तरह से अराजनीतिक न बन जाए और पुस्तकों में बंद ना हो जाए। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ और उत्तर व्यवहारवाद ने अपने आप को मूल्यों, नीतियों एवं समस्याओं से संबंध रखा और वे अपने निष्कर्षों का लाभ न केवल शैक्षणिक जगत को देना चाहते हैं अपितु उसे राजनीतिज्ञों, नीति निर्माताओं एवं नागरिकों के पास पहुंचाना चाहते हैं। तो इस प्रकार वे सामूहिक रूप से वर्तमान विषय की राजनीतिक समस्याओं का समाधान खोजने में सक्रियता से जुटे हुए हैं। तो इस प्रकार जो है राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में उन सभी बातों का समावेश करने का प्रयास किया गया है जिससे कि अधिक से अधिक ये वैज्ञानिक बन सके, अधिक से अधिक ये अंतर अनुशासनात्मक बन सके और इसकी अधिक प्रासंगिकता रह सके।